अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमने इस चैप्टर 8 की एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है जिसके अंदर इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आपने उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझना है, उन लेक्चर को ध्यान से सुनना है और आपने इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हमने डिलीवर किए हुए हैं बुक से उसकी थ्योरी को लाजमी आपने पढ़ना है। जब आप थ्योरी को अच्छी तरह से ध्यान से आप पढ़ लोगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं लगेंगे। आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि एक कौन सी ऐसी गलती होती है जिससे आपका एमसीक्यूज गलत हो जाता है, और दूसरी बात ये कि आप एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। और एमसीक्यूज को हल करने का एक जबरदस्त ट्रिक वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक कौन सा ऐसा ट्रिक लगा के आप एमसीक्यूज, अगर आपको नहीं आ रहा, आपको एमसीक्यूज की समझ नहीं आ रही, तो कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे आप एमसीक्यूज सही कर सकते हो, तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जब भी आपने करना होगा, जब भी इसको सॉल्व करना, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आपने कोई एक चॉइस जो है उसको करेक्ट करना होगा, तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि आपने उस एमसीक्यूज की थ्योरी को ध्यान से रीड करना है। आपने जो उसकी स्टेटमेंट है उसको ध्यान से रीड करना होता है, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट का एमसीक्यूज इस वजह से गलत हो जाता है कि वो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं करते, वो जल्दी से एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करते हैं जिस वजह से उनका एमसीक्यूज जो है वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम भी क्या करते हैं, हम एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है वाटर फ्रीजेस एट, वाटर जो है वो फ्रीज होता है। उसने ए ऑप्शन दिया है कि 0 फ़ारेनहाइट है, बी ऑप्शन उसने कहा 32 फ़ारेनहाइट है, सी ऑप्शन उसने कहा -273 केल्विन है, डी ऑप्शन उसने कहा कि 0 केल्विन है। अब सबसे पहले हमने जो वीडियोस की थी कन्वर्जन जो है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में करना है या केल्विन में करना है, उन वीडियोस को आपने देखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी दूंगा। तो उस वीडियो के अंदर हमने एक फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला मैं आपको यहां पे बताता हूं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो फ़ारेनहाइट को जब आपने कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, तो उसका फार्मूला मैं लिख देता हूं यहां पे 1.8C + 32। अब सेल्सियस में वाटर फ्रीज जो होता है, सेल्सियस में अगर हम देखें तो 0 सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होने लगता है, 0 सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है। तो इसका मतलब अगर सेल्सियस में 0 है तो यहां पे 1.8 मल्टीप्लाई हम 0 करेंगे प्लस हम क्या कर देंगे 32 कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ गया फ़ारेनहाइट। F = ये 0 हो जाएगा सारा, 0 + 32, तो इसका मतलब 32 फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है। तो अब इसमें से जो बेस्ट चॉइस है वो बी है जिसपे उसने लिखा हुआ है 32 फ़ारेनहाइट। तो इसलिए हमारा सही जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारे पास था इसका वो बी है और वो है 32 फ़ारेनहाइट। एमसीक्यूज नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, इंसानी बॉडी जो है इसका नॉर्मल टेम्परेचर पूछा जा रहा है कि कितना होता है। ए ऑप्शन उसने कहा कि 15 सेल्सियस है, बी ऑप्शन उसने कहा 37 सेल्सियस है, सी ऑप्शन उसने कहा 37 फ़ारेनहाइट है और डी ऑप्शन उसने कहा कि 98.6 सेल्सियस है। अब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो इसका होता है वो 37 सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो बी है जो कि 37 सेल्सियस है। इस एमसीक्यूज के अंदर एक कंफ्यूजन है जो अक्सर औकात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अक्सर औकात बच्चे स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं करते और एमसीक्यूज जो है वो गलत कर बैठते हैं, क्योंकि इसमें जो चॉइस दी थी उसने 15 सेल्सियस था, 37 सेल्सियस, 37 फ़ारेनहाइट और 98.6 सेल्सियस। अब 98.6 फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, और 37 सेल्सियस भी दिया है। अब बच्चों ने क्योंकि जब टॉपिक को पढ़ा होता है तो वो रटा लगा लेते हैं और जल्दी से वो 98.6 फ़ारेनहाइट लगा के अपना एमसीक्यूज गलत कर लेते हैं। तो इसलिए आपने जल्दबाजी कभी भी एमसीक्यूज को हल करते हुए नहीं करनी। आपका जोन सा भी एग्जाम है, जैसे भी एग्जाम है, आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो 4 आपके पास चॉइस दी होती हैं
उनको आपने ध्यान से रीड करना होता है, और चॉइस में से जो बेस्ट चॉइस होती है वो आप ध्यान से सोच समझ के लगाइएगा, आपके एमसीक्यू सही होने के चांसेस 100% होते हैं। तो इसलिए जब हमने इसको पढ़ा हमें भी थोड़ी कंफ्यूजन हुई, लेकिन हमें फौरन माइंड में है कि 98.6 तो सेल्सियस में दिया उसने, तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। तो अब यहाँ पे जो आपकी बुक में दिया हुआ है डी ऑप्शन उसने कहा वो 98.6 सेल्सियस था, जो कि हमारा सही आंसर नहीं बना था। इसलिए हमने इसका जो एमसीक्यूज नंबर 2 था इसकी बेस्ट चॉइस वो बी था, जो कि 37 सेल्सियस था। एमसीक्यूज नंबर 3 की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। कहता मर्करी इज यूज्ड एज थर्मेटिक मटेरियल बिकॉज इट हैज, मर्करी को थर्मेटिक मटेरियल यानी थर्मोमीटर के अंदर हम यूज करते हैं। इसको हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर जो है वो इंसानी बॉडी का बढ़ता है या कम होता है तो एक डिवाइस यूज हम करते थे जिसको हमने कहा था कि थर्मोमीटर होता है। हमने ये टॉपिक किया हुआ था, तो उस टॉपिक के अंदर हमने बताया था कि थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो अब इसका मतलब उसके अंदर कोई थर्मेटिक मटेरियल था, वो थर्मेटिक मटेरियल जो इसके अंदर जो हमने इस्तेमाल किया था वो मरकरी था। तो अब इसमें देखते हैं उसने पूछा यहां पे ये है कि मरकरी इज यूज्ड एज थर्मेटिक मटेरियल बिकॉज इट हैज, मरकरी को थर्मेटिक मटेरियल के तौर पर हम लेते हैं इन्हें हरारत को जानने के लिए कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, तो मरकरी उसके अंदर हमने रखा हुआ है। तो उसकी जो है मरकरी उस ट्यूब के अंदर ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो अब उसकी वजह क्या है, मरकरी ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन उसने कहा यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है इसकी, बी ऑप्शन उसने कहा कि लो फ्रीजिंग पॉइंट है, सी ऑप्शन उसने कहा स्मॉल हीट कैपेसिटी है, और डी ऑप्शन उसने कहा कि ऑल अबव प्रॉपर्टीज। अब थर्मेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज की वीडियो हमने ऑलरेडी की हुई थी, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए उस थर्मेटिक मटेरियल की, और नंबर 2 पे जो उसने बी ऑप्शन दिया है वो क्या है, लो फ्रीजिंग पॉइंट, और हमने पढ़ा था थर्मेटिक मटेरियल का लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, और सी ऑप्शन इसने दिया कि स्मॉल हीट कैपेसिटी, तो ये भी हमने वहां पे पढ़ा था कि स्मॉल हीट कैपेसिटी भी होनी चाहिए। डी ऑप्शन उसने कहा कि ऑल द अबव प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब जो तीनों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो थर्मेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी में शामिल है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी, कि ये सारे के सारे ठीक हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डी इसका बेस्ट चॉइस है एमसीक्यूज नंबर 3 का। तो इसका सही ऑप्शन डी था, ऑल द अबव प्रॉपर्टीज की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हैं। तो यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन भी होती है, लो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, स्मॉल हीट कैपेसिटी भी होती है। एमसीक्यूज नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, इसमें पूछता है कि आपने बताना है कि कौन से सबस्टांस हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो लार्ज होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमने टॉपिक रीड किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दूंगा। उस टॉपिक के अंदर हमने आपको बताया था कि कुछ सबस्टांस जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है और कुछ की क्या होती है, कम होती है। जिन चीज़ों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती हैं, जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो देर से गर्म देर से ठंडी होती हैं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, यानी 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन रेज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होती थी उसको हमने नाम दिया था कि ये उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, यानी उसकी हरारतें मखसूसा होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए उसने कहा कि कॉपर है, बी ऑप्शन उसने कहा कि आइस, सी ऑप्शन उसने कहा वाटर, और डी ऑप्शन उसने नाम दिया है मरकरी। तो इसकी जो बेस्ट चॉइस है वाटर है, बिकॉज वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, यानी अगर 1 केल्विन आपने टेम्परेचर 1 किलोग्राम मैस जो उसका रेज करना है तो आपको कितनी हीट उसको चाहिए होगी, 4200 जूल आपको हीट चाहिए होगी। तो इसका मतलब इसकी जो बेस्ट चॉइस है वो सी है, जो कि वाटर है। एमसीक्यूज नंबर 5 की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एमसीक्यूज नंबर 5 की स्टेटमेंट पूछता है कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी लेंथ का जिसका एक्सपेंशन जो होती है कोफिशिएंट वो किसका ज्यादा होगा। ए ऑप्शन उसने कहा कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, बी ऑप्शन उसने कहा कि हमारे पास गोल्ड है, सी ऑप्शन उसने कहा कि हमारे पास ब्रास है और डी ऑप्शन उसने कहा कि हमारे पास क्या है, ये स्टील है। तो इसमें से जो बेस्ट चॉइस इसकी है वो है एल्यूमिनियम। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। एल्यूमिनियम इसका बेस्ट चॉइस होगी। एमसीक्यूज नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर विच अल्फा हैज अ वैल्यू ऑफ 2 × 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था अल्फा, और वॉल्यूम का जो कोफिशिएंट था, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट था वो हमने पढ़ा था बीटा। और हमने वहां पे बताया था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के केस में कि बीटा हमारे पास जो होता है वो 3 टाइम ऑफ अल्फा होता है। अब यहाँ पे उसने अल्फा की वैल्यू हमें दे दी है कि अल्फा हमारे पास है 2 × 10⁻⁻⁵ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10⁻⁵ जो है पर केल्विन इसका आएगा, यानी बीटा हमारे पास इतना होगा। अगर एक लेंथ हमें मिली हुई है लीनियर यानी कि थर्मल एक्सपेंशन उसने बताया कि वो हमारे पास है 2 × 10⁻⁵ है और बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा होता है, बिकॉज ये वॉल्यूम का कोफिशिएंट है, तो इसलिए वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। तो 3 मल्टीप्लाई हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू दी थी कोफिशिएंट की वो हमने यहाँ पे लिख दी है और 3 को मल्टीप्लाई किया। तो अब इसमें से देखते हैं कि किस चॉइस का जो उसने हमारे पास बेस्ट चॉइस होती है और किस में ये आंसर हमारा है। ए ऑप्शन उसने कहा 2 × 10⁻⁻⁵ पर केल्विन, इसका मतलब ये आंसर नहीं होने वाला। बी ऑप्शन उसने कहा 6 × 10⁻⁵ पर केल्विन है। सी ऑप्शन उसने कहा 8 × 10⁻⁻15 पर केल्विन है। डी ऑप्शन उसने कहा 8 × 10⁻⁵ पर केल्विन है। तो अब 6 × 10⁻⁵ पर केल्विन जो है वो बी ऑप्शन है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि बी इसकी बेस्ट चॉइस है। 6 × 10⁻⁵ पर केल्विन। एमसीक्यूज नंबर 7 की स्टेटमेंट को अब रीड करते हैं। कहता लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू। लार्ज वाटर रिजर्वायर जो होते हैं यानी आबी ज़खायर जो होते हैं तो वो करीबी इलाके का टेम्परेचर जो है उसको मुतदल रखते हैं। तो अब हमने बताना है कि इसकी वजह क्या है। वाटर के जो ऐसी क्या वाटर के अंदर चीज़ है जो उसका टेम्परेचर जो है नियर बाय जो हमारे पास लैंड होती है, ज़मीन, उसका टेम्परेचर जो है वो मुतदल सा क्यों रहता है। अब इसमें ए ऑप्शन उसने कहा लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, बी ऑप्शन उसने कहा लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सी ऑप्शन उसने कहा लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, डी ऑप्शन उसने कहा कि लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। हमने आपको बताया था कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो लार्ज होती है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। अब वाटर की इतनी ज़्यादा लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसको गर्म होने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता है, इसी तरह से ठंडा होने के लिए भी ज़्यादा टाइम लेता है वाटर। तो अब जो वाटर ने गर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम लेना है तो इसका मतलब नियर बाय इलाके जो होंगे उनका मौसम कैसा रहेगा, उनका मौसम नॉर्मल रहेगा, मुतदल रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन का आंसर है 7 का वो है डी, जो कि लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये इसका बेस्ट चॉइस है। एमसीक्यूज नंबर 8 की स्टेटमेंट को आप रीड करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट एवेपोरेशन, इनमें से कौन सा जो है जो एवेपोरेशन को
मुतासर करता है। इवेपोरेशन का टॉपिक हमने आपको बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा, और वहां पे हमने आपको बताया था कि इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, यानी हीट के बगैर लिक्विड का गैसियस स्टेट में जाना, ये कहलाता था इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो हाई टेम्परेचर पे जारी रहता था। और इसमें हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बताया था कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर ए जो उसने चॉइस हमारे पास दी है 4, उनमें से ए ऑप्शन जो दिया है वो है टेम्परेचर, बी ऑप्शन में कहता है कि सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, सी ऑप्शन में कहता है कि विंड, और डी ऑप्शन में कहता है कि ऑल ऑफ द अबव। अब हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड किस पे करता था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करता है कि एरिया कम ज्यादा करने से भी इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज होता है, और टेम्परेचर को कम ज्यादा करने से भी इवेपोरेशन का फैक्टर जो है वो मतलब वेरी करता है। इस तरह से हवा के चलने से, विंड जो है इसके भी चलने से फर्क पड़ता था। तो इसका मतलब इसका जो बेस्ट चॉइस हमारे पास है वो डी है, जो कि ऑल ऑफ द अबव है। तो इस तरह से एमसीक्यूज नंबर 8 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने एक्सरसाइज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आज हमने किया है। तो मैं वीडियो के स्टार्ट पे आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं आज एमसीक्यूज को हल करने का। किसी भी टाइप का अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है उसको आपने किस तरह से हल करना है। अब एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि जब भी आपके पास कोई एमसीक्यूज आता है तो पहली बात तो आपको ये करना चाहिए कि आपने अगर आपके सिलेबस में से एमसीक्यूज आ रहा है तो आप उस थ्योरी उससे रिलेटेड जितनी भी है उसको ध्यान से रीड किया करें। तो इससे भी आपके एमसीक्यूज गलत होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपको एमसीक्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहा, अब आपने कैसे लगाना है उसको, एमसीक्यूज को सही करने की कोशिश करनी है और आप कितना उसमें कामयाब होते हैं। अगर आपके पास 4 चॉइस दी हुई हैं और आप उसको सही नहीं कर पा रहे, तो अब वो क्यों नहीं सही कर पा रहे? क्योंकि आप 4 चॉइस में से एक में से टिक कर रहे हो। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले उन 4 चॉइस में से आप ढूंढें कि 2 ऐसी चॉइस कौन सी हैं जो बिल्कुल इस एमसीक्यूज का आंसर नहीं हो सकते, उनको क्रॉस कर लें आप। अब रह गए आपके पास 2 चॉइस। अब 2 चॉइस में से किसी एक में भी आप टिक करेंगे तो आपके अब 50-50 चांसेस हो जाएंगे सही या गलत होने के। और ज्यादातर इसमें जो है वो स्टूडेंट कामयाब होते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं और उनका एमसीक्यूज जो है वो सही हो जाता है और 100% उस एमसीक्यूज में उसके मार्क्स आते हैं। अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये बात कही थी कि आपके एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स नहीं आते। अब एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स ना आने की वजह यह है कि आप एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है आप जल्दी में एमसीक्यूज लगाते हो, आपका एमसीक्यूज गलत हो जाता है। और एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते आपके? एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स ना आने की वजह ये होती है कि आपने एमसीक्यूज लगाते हुए, कई बार एमसीक्यूज लगाते हुए आप जब टिक कर रहे होते हो तो आप स्टेटमेंट किसी और एमसीक्यूज की रीड कर रहे होते हो और जो एमसीक्यूज पे टिक लगाते हो वो किसी और पे लगा देते हो चॉइस पे, तो जिससे आपका एमसीक्यूज गलत हो जाता है और आपके एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स नहीं आते। और जब भी आपके पास मल्टीपल चॉइस आती है, अगर आपने उसको रेज करके मिटा के लिख दिया तो आपका फिर भी एमसीक्यूज क्या होता है, गलत होता है। तो इसलिए एमसीक्यूज जो है उनको आपने ध्यान से केयर के साथ करना होता है, उसकी स्टेटमेंट को रीड करना होता है, फिर जो उसकी चॉइस दी है उनको अपने ध्यान से अपने दिमाग से सोचना होता है। और इसके लिए आपको जो है वो थोड़ा मतलब स्टडी करना पड़ता है, उससे रिलेटेड थ्योरी को, आर्टिकल को आप स्टडी अच्छी तरह से किया करें तो आपके एमसीक्यूज के चांसेस जो है गलत होने के वो कम से कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने जो मैंने आज आपको इंस्ट्रक्शन दी हैं एमसीक्यूज के हवाले से, इनको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो आई होप आपका एमसीक्यूज जो है वो गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।